हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लेक्चर सीरीज़ में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घनकोण की अवधारणा और विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की जो हमारी पहली हेडिंग है वह है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो हमने सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन तथा प्रस्थ समाकलन भी देख लिया था, है ना। प्रस्थ समाकलन क्या होता है? फ्लक्स ही होता है। आज हम बात करेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस का अगर सीधा देखें तो सीधा मतलब होता है फैलाव, है ना। डाइवर्जेंस यानी सदिश क्षेत्र में कितनी दर से फैलाव हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस कहलाता है। और इसकी परिभाषा अनुसार यदि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्फांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है ना। तो अगर हम फ्लक्स की परिभाषा से इसको ज्ञात करें तो फ्लक्स हमारे पास क्या आया था? फाइव बराबर आया था इंटीग्रेशन टोटल बंद पृष्ठ का ए डॉट डी ए। ठीक है, ये क्या हमारा फ्लक्स है। अब डाइवर्जेंस क्या होगा? तो डाइवर्जेंस को लिखते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर डी ए जो जो हमारा आयतन अल्फांस है डी वी, वो क्या होगा? टेंस टू जीरो। ये क्या है? लिमिट है इसकी, है ना। बराबर हो जाएगा फाइव अपॉन डी वी। यानी किसी डी वी आयतन अल्फांस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस कहलाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लिमिट क्या है हमारे पास? डी वी टेंस टू जीरो, क्योंकि जो आयतन अल्फांस हम ले रहे हैं वह काफ़ी छोटा है। और फाइव की अगर वैल्यू रख दें हम तो क्या हो जाएगा? ए डॉट डी ए। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा डी वी। ये क्या आ गया? डाइवर्जेंस ऑफ ए। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये क्या है? बंद पृष्ठ समाकलन को व्यक्त करता है। ठीक है, ये जो चक्र लगा रखा है हमने, इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा पृष्ठ है वो क्या एक बंद पृष्ठ है। और डाइवर्जेंस क्या होता है? ये एक अदिश फलन होता है ना। डाइवर्जेंस क्या होता है? अदिश फलन होता है। सभी सदिश क्षेत्रों का जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है? अदिश फलन होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगी इसका परिणाम। फिर बट्टा में डी वी, आयतन क्या है? अदिश राशि है। इसलिए जो हमारा डाइवर्जेंस आएगा वो भी क्या होगा? एक अदिश फलन होगा। ठीक है, डाइवर्जेंस देख लिया हमने। डाइवर्जेंस को कैसे निकालेंगे? फ्लक्स से निकालेंगे। तो फ्लक्स क्या था हमारे पास? किसी अल्फांश से निकलने वाला। तो जैसे कि मान लिया कि ये एक, इसको यूं समझिए आप कि जैसे कि ये आयतन है, ठीक है, और इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है और उसमें से कुछ फ्लक्स गुजर रहा है फाई। तो अब ये फ्लक्स इस पूरे आयतन से भी निकलेगा। तो हमें फ्लक्स तो निकाल लिया हमने कि डी एस पृष्ठ से निकालेंगे हम क्या? उसका फ्लक्स। अब हमें निकालना क्या है? डाइवर्जेंस निकालना। तो डाइवर्जेंस हम कैसे निकालेंगे? डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम वह फ्लक्स निकालेंगे और उसमें हम उस आयतन अल्फांस का भाग दे देंगे, है ना। तो जो डाइवर्जेंस की परिभाषा थी वो क्या थी, उसको एक बार गौर से सुन लेना कि यदि किसी सदिश क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी सदिश क्षेत्र है ए, यदि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्फांस है डी वी, ये जो पूरा है किसी सदिश क्षेत्र में स्थित है ना। तो आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह, है ना। तो प्रति एकांक आयतन फ्लक्स है, वह सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम भौतिक रूप में समझेंगे तो किस प्रकार समझेंगे? तो नेक्स्ट जो हेडिंग है
नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, जितना टाइम लेना चाहिए ले सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ का मतलब है कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार समझ सकते हैं, फिर किस प्रकार देख सकते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि डाइवर्जेंस अदिश फलन है ना, अभी हम देखा था। तो यह क्या हो सकता है, पहली बात तो यह धनात्मक, ऋणात्मक, और तीसरा जो है वो क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है ना। यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस एक अदिश फलन है। अब अगर बात करें हम धनात्मक डाइवर्जेंस की, है ना, तो पहली जो हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, धनात्मक डाइवर्जेंस। तो धनात्मक डाइवर्जेंस से हम कैसे समझ सकते हैं कि परिबद्ध आयतन से नेट द्रव बाहर की ओर निर्गत हो रहा है ना। अगर हम नदी का एग्जाम्पल लें, पानी का एग्जाम्पल लें, तो उससे हम समझ जाएंगे कि अगर जो परिबद्ध आवेश है, जो पृष्ठ है परिबद्ध, उसमें जो नेट है फ्लक्स, वो सारा बाहर जा रहा है ना, जितना भी द्रव्य है वह बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी आवेश से, अगर आवेश से समझें तो आप देखेंगे कि अगर एक धनावेश को रखा हुआ हो, प्लस क्यू रखा होगा, ठीक है, और उसके सामने हमने मान लिया कि ये पृष्ठ है उसका, ठीक है, इस पृष्ठ से हम देखेंगे कि उसका कितना डाइवर्जेंस हो रहा है। तो देखिए इसकी जो बल रेखा है वो किस प्रकार होगी, इस प्रकार हो जाएगी बाहर की तरफ, है ना। तो जो बल रेखा है टोटल बाहर की तरफ हो जाएगी, तो इससे जो टोटल डाइवर्जेंस आ रहा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर कहीं पे आपको देखा है कि इसका डाइवर्जेंस धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस पृष्ठ से जो भी फ्लक्स गुजर रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। जितना भी नेट फ्लक्स है, हो सकता है अंदर भी आ रहा हो, कुछ कुछ बाहर जा रहा हो, तो जो टोटल जो है नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। इसलिए हमारा जो डाइवर्जेंस आएगा टोटल वो हो जाएगा धनात्मक डाइवर्जेंस, ठीक है। ये तो हो गई धनात्मक की बात। अब दूसरा जो है वो अगर देखें ऋणात्मक की बात, है ना, ऋणात्मक डाइवर्जेंस। तो ऋणात्मक डाइवर्जेंस के लिए हम मान सकते हैं कि परिबद्ध आयतन अल्फांश के द्रव्य का सिंक स्थित है ना, यानी कि कोई सिंक है उसमें सारा द्रव्य जा रहा है, ठीक है, इसमें सारा द्रव्य जा रहा है इस सिंक में, तो वह क्या होगा, ऋणात्मक डाइवर्जेंस होगा। अगर हम इसको विद्युत के रूप में देखें तो हम क्या मान सकते हैं कि अंदर जो आवेश रखा है वो क्या है, ऋणात्मक आवेश है ना। तो ऋणात्मक अगर आवेश रखेंगे हम, नेगेटिव आवेश, तो क्या होगा, उसकी विद्युत बल रेखा कुछ इस प्रकार होती है, क्योंकि आकर्षण बल शो करेगा ये तो, है ना, क्योंकि इसकी विद्युत बल रेखा बाहर से अंदर की तरफ होती है। अब अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें देखिए डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना। इसमें क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें जितना भी नेट विद्युत बल जो सदिश क्षेत्र की वो जो रेखाएं हैं, या फिर अगर हम द्रव्य की बात करें तो वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। जो टोटल है नेट, है ना, यहाँ पे नेट पे ध्यान रखना आप, जो टोटल है, टोटल फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे। हो सकता है कुछ बाहर भी जा रहा हो, कुछ अंदर भी जा रहा हो, तो लेकिन जो टोटल है वो क्या जा रहा है, अंदर की तरफ ही जा रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, डाइवर्जेंस ऋणात्मक होगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। तो इसको हम भौतिक जगत में समझ सकते हैं इस प्रकार कि कैसे उसका डाइवर्जेंस क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या फिर शून्य है। तो शून्य की बात करें अगर हम, शून्य डाइवर्जेंस, तो शून्य डाइवर्जेंस में क्या होगा कि परिबद्ध आयतन में न तो द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है और न ही कमी, अर्थात स्रोत या सिंक दोनों ही उपस्थित नहीं होते। अगर हम उसको चार्ज के रूप में समझे, आवेश के रूप में, तो जितना
देखिए मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है, इसमें मान लिया हमने +2q आवेश अंदर है और उतना ही -2q आवेश अंदर है। अब देखिए इस प्लस की वजह से बाहर होगा, है ना, कुछ चार्ज, ठीक है, ये बल रेखा बाहर है। उतनी ही बल रेखाएं क्या होगा, इस -2q की वजह से अंदर आएगी, है ना। तो जो नेट फ्लक्स है फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वो भी क्या हो जाएगा, 0। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि ये कोई इस प्रकार कोई सदिश क्षेत्र है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पृष्ठ ले लिया। तो इस पृष्ठ में देखिए कि इस तरफ से क्या होगा, सदिश क्षेत्र रेखाएं जा रही है और उस तरफ से निकल रही है, इसके अंदर कुछ नहीं है ना। अगर ऐसे ये जा रही है तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसे सदिश क्षेत्र है जिनमें डाइवर्जेंस शून्य होता है उन्हें क्या बोलते हैं, परिनालिकीय सदिश, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, परिनाली सदिश यानी सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है। तो परिनाली के सदिश में क्या होगा, जैसे कोई भी अभिवाह है इस प्रकार है, ठीक है, और आप क्या रख दिए उसमें एक पृष्ठ हमने देख लिया, तो उस पृष्ठ का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस शून्य हो जाएगा। और ऐसे सदिश क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम परिनाली के सदिश बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र बी क्या होता है, एक परिनाली के सदिश क्षेत्र होता है। ऐसे सदिश क्षेत्र की बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है ना। अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक चुंबक है, ठीक है, तो क्या होगा, चुंबक में तो इस प्रकार होती है उसकी विद्युत बल रेखा है ना। क्या करती है वो है, अंदर भी चलती रहती है ऐसे, वो क्या करती है, एक बंद पथ बनाती है, काटती नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कटे हुआ लग रहा होगा, बनाने में कट जाती है वो, लेकिन दरअसल में काटती नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार है। अब यहाँ पे आप देखिए एक प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या होगा, जितना विद्युत बल रेखा अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, तो उसका जो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज टू क्या है, 0 है ना। होगी इतनी बात। तो चुंबक क्षेत्र भी क्या होता है, एक परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होता है, ठीक है। एक और इसमें बात यह होती है कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव क्षेत्र स्रोत या सिंक की उपस्थिति के कारण होती है। अगर वहां पे कोई स्रोत है किसी भी विद्युत क्षेत्र के लिए या फिर कोई सिंक है, तभी वहां पर डाइवर्जेंस होगा। अगर हो सकता है सिंक है, हो सकता है स्रोत है, या फिर हो सकता है दोनों है, अगर दोनों नहीं है तो डाइवर्जेंस भी नहीं होगा। तो डाइवर्जेंस होने के लिए या तो स्रोत होना चाहिए या फिर उसमें सिंक होना चाहिए। तो ये इस प्रकार हम डाइवर्जेंस को अपने भौतिक जीवन में समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि इसी तालाब में अगर आप पानी है उसमें क्या करोगे, आप छोटा लकड़ी का बुरादा या फिर कोई रेत रखोगे तो उसको देखोगे कि अगर वो फैल रही है ना, वो क्या कर रही है, फैल रही है, तो उसमें क्या है, धनात्मक डाइवर्जेंस है ना। और अगर रख देंगे तो वो सिकुड़ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे सिंक में अगर हम पानी डालते हैं तो पानी क्या आ रहा है उसमें, एक बिंदु पे सारा इकट्ठा हो जाता है ना, सारा पानी उसमें चला जाता है, तो वो क्या है, ऋणात्मक डाइवर्जेंस। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, डाइवर्जेंस शून्य हो जाएगा, ना तो मात्रा बढ़ रही है और ना ही मात्रा घट रही है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें कार्तीय निर्देशांक रूप में, है ना, डाइवर्जेंस तो हमने पढ़ लिया, डाइवर्जेंस देख लिया क्या है। अगर हम इसको देखें कार्तीय निर्देशों में डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस।
ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। उससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होगा। तो डाइवर्जेंस पहले लिख लेते हैं, डाइवर्जेंस क्या होगा, है ना। डाइवर्जेंस की परिभाषा से हमने देखा था डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस बराबर हो जाएगा फाई अपॉन डीवी, है ना। फ्लक्स निकल रहा है किसी क्षेत्र अल्फा से, तो यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट है डीवी टेंस टू जीरो इज इक्वल्स टू ए डॉट डी ए बट्टा में क्या हो जाएगा डीवी, ठीक है। ये तो हो गया इसका डाइवर्जेंस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। कार्तीय निर्देश तंत्र बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया एक अल्फांस है, डीवी अल्फांस के लिए एक आयतन की रचना कर लेते हैं, एक घन की, है ना, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। ये पृष्ठ है S1, ये S2 S3 ऐसे ऐसा करके सारे पृष्ठ हैं। ये S1 ले लिया और ये S2 ले लिया हमने, है ना। ये S1 है, ये S2, और इसकी मान ली हमने ये जो भुजा है ये dx है, और ये जो भुजा हो जाएगी वो dy हो जाएगी, और ये भुजा dz हो जाएगी ना, dy, और ये भुजा हो जाएगी dz। अब बीच में एक पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है। बीच में पॉइंट ले लेंगे तो ये जो इस तरफ हो जाएगा इसका सदिश हो जाएगा ए वाई, ठीक है। हमने मान लिया ये ए एक्स और ये हो जाएगा ए जेड, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा आयतन का ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है। आयतन है ये, इसमें से हम देखेंगे कि किस प्रकार हम डाइवर्जेंस को समझेंगे। और हमने निर्देश तंत्र कौन सा ले लिया, कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। हमारा सिस्टम पूरा सेट हो गया। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, जो ए है वो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। इतनी बात होगी। अब देखिए S1 जो पृष्ठ है उससे जो निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं हम सभी पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स को निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे और आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। वही तो क्या है डाइवर्जेंस की परिभाषा ना। तो S1 से निर्गत फ्लक्स, S1 से निर्गत फ्लक्स, तो S1 देखिए ये है, ठीक है। और ये दूरी पूरी कितनी है dx है, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी इस हाफ से यहाँ पे dx/2, है ना। तो जो फ्लक्स है वहाँ पे क्षेत्र क्या है मौजूद, a है, तो ax प्लस में क्या आ जाएगी, इसकी रेट कितनी है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसकी जो दूरी है यहाँ से इसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल, और गुणा में क्या हो जाएगी, कितनी दूरी है dx/2। कौन सा पृष्ठ है S1 पृष्ठ ना, तो ये कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dy/dz पृष्ठ हो रहा है ना, तो ये बाहर आ जाएगा dy/dz। ये आ गया S1 से निर्गत टोटल फ्लक्स। एक तो निकल रहा है ax, ठीक है, ax निकल रहा है तो ax लिख दिया हमने, प्लस में क्या हो जाएगा ax के बढ़ने की दर, देखिए यहाँ पे ax बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने की दर क्या हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, है ना। अक्ष की दिशा में बढ़ रहा है तो ये इसकी दर हो जाएगी, गुणा में हम देख लेंगे कितनी दूरी तक बढ़ेगा dx/2 तक ही बढ़ेगा ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और पृष्ठ क्या है हमारा dy/dz, तो ये आ गया S1 से निर्गत फ्लक्स। अब इस प्रकार हम S2 से देखें जो कि क्या है पीछे की तरफ है, तो S2 से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, निर्गत फ्लक्स देखिए यहाँ पे ax अक्ष की डायरेक्शन में ax तो था मौजूद है, अब क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, अगर हम इससे पीछे तरफ चलें तो वो डाइवर्जेंस उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। दर क्या है ax बटा में डेल एक्स और dx/2, पृष्ठ क्या हो जाएगा dy/dz, ठीक है। ये क्या हो गया S2 से निर्गत फ्लक्स। अब अक्ष के अनुदिश टोटल जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, अक्ष के अनुदिश जो टोटल फ्लक्स है ना, टोटल
तो टोटल हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड माइनस क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में जो टोटल फ्लक्स है वो आ गया, इस तरफ पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निकल रहा है, इस तरफ अगर हमने डायरेक्शन उल्टी ले ली ना, क्योंकि पीछे की तरफ की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, एक्स की माइनस लेते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, दूरी माइनस हो जाएगी। तो ये जो एक्स की डायरेक्शन में टोटल जो फ्लक्स है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाए देखिए, माइनस से माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ए एक्स से तो ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो डी एक्स एक्स बाई टू पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बाई टू तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई जेड ये क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई टू और एक्स बाई टू दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, तो ये डी एक्स हो जाएगा। तो इतना नोट कर लेना। इससे आगे क्या होगा, देखिए तो यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, इतना हो गया, डी एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो हमारे पास आ गया ये, यहाँ से ये जो क्या है, ये तो आयतन हो गया ना इसका, है ना, इसकी ये तीनों भुजाओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, तो ये हो गया डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डीवी। ये क्या आ गया, टोटल एक्स की डायरेक्शन में क्या आ गया, कुल फ्लक्स आ गया। ठीक है, इसी प्रकार वाई तथा जेड की डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, तो वाई की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो वाई की डायरेक्शन में हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डीवी, और जेड की डायरेक्शन में हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डीवी। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में आ गया, वाई की डायरेक्शन में आ गया, जेड की डायरेक्शन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, है ना, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, तो कुल फ्लक्स ए डॉट डी होता है फ्लक्स का सूत्र, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड डी वी प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, ये हो गया डी वी। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, है ना, तो उसको सदिश रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, है ना, गुणा में लिख सकते हैं हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना, बाहर क्या हो जाएगा डी वी। अब अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप क्या आएगा हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, है ना, अगर हम इसको तोड़ के सदिश रूप में लिखेंगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार लिख दिया। अब जो ये है टर्म, कौन सी टर्म, ये जो टर्म है डेल अपॉन डेल एक्स आई के डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन जेड, इसको बोलते हैं हम डेल, है ना, और इसको दर्शाते हैं हम इससे, ये क्या हो गया, डेल संकारक होता है, ये ऑपरेटर होता है, किसी भी सदिश पर हम इसको अप्लाई करते हैं, और ये चीज़ क्या हो गई, सदिश हो गए तो ए, है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर आ गया ए डॉट डी, फ्लक्स के बराबर ही चल रहे थे हम, डी वी। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये क्या हो गया, डेल हो गया, ये ए है, ए सदिश पूरा हो गया, और ये हो गया डी वी, है ना, ये टोटल फ्लक्स के बराबर आ गया। अब डाइवर्जेंस की जो परिभाषा थी वो क्या थी,
याद आपको डाइवर्जेंस क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर फाई अपॉन डी वी, है ना। अगर हम इनकी तुलना कर दें तो तुलना से क्या आ जाएगा, जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो बराबर आ जाएगा इसके, है ना। तो डाइवर्जेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ए, ठीक है, यहाँ पे डॉट है, इन दोनों का डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा। अतः किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमें क्या करना है, किसी भी सदिश फलन को हमें डाइवर्जेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेल फंक्शन, ये डेल, ये तो इसका नियत मान है, उसका हम उसके साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, अदिश गुणनफल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो हमने डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ भी पढ़ लिया था, डाइवर्जेंस क्या होता है, फलक से हमने उसको निकाला, फिर हमने देखा कि कार्तीय निर्देशांकों के रूप में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो अब अगर हमें सवाल में पूछ लिया कि कोई भी फलन दे दिया, कोई भी फंक्शन दे दिया और हमें क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका डेल से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डाइवर्जेंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम आवेश में और चार्जेस में फिर मैग्नेटिक्स को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।